दो फंक्शंस किए थे आरबीआई के, राइट। तो फंक्शंस कौन से हो गए थे? फंक्शंस ऑफ आरबीआई में हम दो फंक्शंस पढ़ चुके हैं, दो कार्य पढ़ चुके हैं अभी तक। ये लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। तो अपना जो टॉपिक है वो आरबीआई के कार्य, फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, हमारा जो सेंट्रल बैंक है। आप आरबीआई को और किस नाम से बुला सकते हो मुझे बताइए? केंद्रीय बैंक बुला सकते हैं, और क्या बुला सकते हैं? सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दो कार्य हो चुके थे, आज भी हम शुरू कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। रिजर्व बैंक के कार्य पहला हम पढ़ चुके थे, दूसरा भी हम पढ़ चुके थे। अब देखिए तीसरा, हम तीसरे से कंटिन्यू करते हैं। किसी को दो में प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, ताकि हम फर्स्ट से लिख देंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बताइए मुझे। जी आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई ना। I think all of you have got connected with me. तो देखिए तीसरा फंक्शन अभी शुरू कर देते हैं, राइट। चैटिंग वाला ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आपका, ठीक है। हाँ, तो दो फंक्शंस हो चुके हैं, दो कार्य हो चुके हैं। अब तीसरा कार्य देखो, पार्शियल है तीसरा, ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करना, संचालित करना, ये कार्य था। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का था, लेकिन 2016 के बाद आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी का पावर नहीं रहा है, ठीक है। अब ये पावर कहां चला गया है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी कब? जून 2016 में। किस कमेटी की रिकमेंडेशन से? 2014 में उर्जित पटेल कमेटी आई थी। पटेल कमेटी रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी ए ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ये डेमोक्रेटिक है, ऑब्वियसली ये डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो उर्जित पटेल कौन है, कौन थे आपको पता ही है? आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, राइट। उन्होंने 2014 में संस्तुति की, सिफारिशें की कि भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड जैसे देशों में भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, दूसरे देशों में होती है, तो भारत को भी यहाँ पे जरूरत पड़ी, और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए इस प्रकार के जो कमिटीज हैं उनकी जरूरत होती है, राइट। अब देखिए जीएसटी है, तो उसके लिए भी काउंसिल, एक द हिंदू में आर्टिकल आया था, डज इंडिया नीड फिस्कल काउंसिल? क्या भारत को राजकोषीय परिषद की जरूरत है? तो आप क्या कहोगे उससे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो यूपीएससी जनरली पूछती है, और बीपीएससी में रिटर्न में भी पूछा जाता है, डज इंडिया नीड फिस्कल काउंसिल? तो इन चीजों के हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, तब आंसर मैं दे दूंगा, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो बनी 2016 में, 2014 में उर्जित पटेल कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशंस की थी। उर्जित पटेल कमेटी ने कहा कि भारत में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरबीआई का जो भी पॉलिसी को लागू करने का कार्य है वो पार्शियल हो चुका है। वो कैसे? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी, इसमें सदस्य होते हैं, सदस्य यानी मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स आर 6, और 6 में से आरबीआई से 3,
और 3 गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आरबीआई से तीन गवर्नमेंट साइड से। आरबीआई से कौन? गवर्नर, डिप्यूटी गवर्नर एंड एक इकोनॉमिक ऑफिशियल। और यहां से जिनको फाइनेंस के बारे में नॉलेज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको भेजती है। ठीक है, तो ये 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट होते हैं। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के मेंबर से इनको भी अपॉइंट करती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो आपके गवर्नर होते हैं आरबीआई के और डिप्यूटी गवर्नर होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, तो उसके लिए भी एक कमेटी आपको पता है। तो कौन सी कमेटी है? फाइनेंशियल सेक्टर, बताइए, फाइनेंशियल सेक्टर, उसका पूरा नाम है सर्च कमेटी है। बेसिकली वो सर्च कमेटी है, वो आपके लिए अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, राइट। तो मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, एफएस अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। ठीक है, ये फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, ये कमेटी है जो आरबीआई के जो होते हैं कौन, गवर्नर और डिप्यूटी गवर्नर्स, इनको अपॉइंट करने का कार्य करती है। ठीक है, तो बेसिकली इनको सेलेक्ट करने का कार्य करती है और अपॉइंट करती है भारत सरकार, पीएम, प्रधानमंत्री ऑफिस से अपॉइंट होते हैं, राइट। तो अब देखिए मेंबर्स है एमपीसी के, हम एमपीसी पढ़ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक नीति समिति, नीति समिति, ये बनी आपकी 2016 में और इसमें मेंबर होते हैं 6 कौन कौन से? आरबीआई से 3, एक गवर्नर, एक डिप्यूटी गवर्नर और एक आरबीआई का इकोनॉमिक ऑफिशियल, और 3 सदस्य होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये 6 होते हैं। और यहाँ पे देखिए मीटिंग प्रत्येक 2 महीने के बाद इनकी मीटिंग होती है। मीटिंग 2 महीने के बाद होती है, आफ्टर एवरी 2 मंथ्स दे होल्ड मीटिंग, ये मीटिंग करते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 महीने के बाद। ठीक है, 2 महीने के बाद इनकी मीटिंग होती है और 2 महीने में ये डिसाइड किया जाता है कि पॉलिसी रेट्स को चेंज किया जाए या नहीं किया जाए। पॉलिसी रेट्स या रेट्स कौन कौन सी होती है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और इनके अलावा जो भी रेट है, एलएफ है, सीआरआर है, एसएलआर है, ये इस प्रकार की जो रेट्स हैं इनमें चेंज करने का ये कार्य करता है। बेसिकली ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कार्य करता है। आरबीआई भी इन्फ्लेशन का टारगेट बनाती है। तो आरबीआई का इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये भी आरबीआई का फंक्शन है। ठीक है, आरबीआई का फंक्शन होता है कि इन्फ्लेशन को टारगेट करें और डेवलपमेंटल प्लानिंग्स को लागू किया जाए। तो इन्फ्लेशन का टारगेट 2016 टू 2022 तक आरबीआई ने बनाया था 4 ± 2% एनुअली। ठीक है, प्रत्येक वर्ष का इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए? 4 ± 2 यानी 2 से लेकर 6% के बीच होना चाहिए। ठीक है, और अब इसको 2022 से एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया। ध्यान में रखिए, इस टारगेट को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया। और इसके अलावा मैं एक करंट की और चीज बता देता हूं, जैसे आरबीआई है, इसका फाइनेंशियल ईयर है, क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर है वो बेसिकली शुरुआत में 1 जुलाई से 30 जून के बीच में रन करता था, लेकिन 2021 से इसका फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच।
अब देखिए ये नया हो गया बिल्कुल। अब आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो आप बताओगे 1 अप्रैल से 31 मार्च, जैसे नेशनल इनकम का है, जैसे बजट का है, वैसे ही आरबीआई का नया फाइनेंशियल ईयर बन चुका है। पहले 1 जुलाई से 30 जून के बीच में था, जिसको चेंज कर दिया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर कितने महीने तक चला, तो आपको बताना है 9 मंथ्स। सबसे छोटा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का है, बाकी सारे के सारे 12 महीने के बनते जाएंगे, क्योंकि यहां से 3 महीने कट हो गया, राइट। किसी को यहां तक डाउट है? बताइएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नाउ एब्सेंट। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो मौद्रिक नीति का संचालन करती है। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन अब कौन कर रहा है? मॉनेटरी नीति समिति, यानी मौद्रिक नीति समिति, और 2016 में बनी उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिशों पर बनी। इन्होंने सिफारिश करी थी 2014 में, और फाइनली जून 2016 में इसको बना दिया गया। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 6, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये प्रत्येक 2 महीने के बाद मीटिंग करते हैं, जिसमें डिसीजन लिया जाता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और अन्य तमाम दरों में परिवर्तन किया जाए या नहीं किया जाए। इस परिवर्तन के लिए इनके बीच में वोटिंग होती है। वोटिंग में जिसके पास मेजॉरिटी होती है, वही ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि परिवर्तन किया जाए या नहीं। जैसे आरबीआई के मेंबर है, वो चाहते हैं कि परिवर्तन किया जाए, यहाँ से वोटिंग हुई है कि नहीं किया जाए। मान लो 3-3 वोट हो गए हैं तो बराबर हो गया। इस कंडीशन में कास्टिंग वोट है वो आरबीआई के गवर्नर का माना जाएगा। आरबीआई का गवर्नर है वो निर्णायक वोट देगा, जिसके बाद डिसाइड किया जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीसरा फंक्शन। चौथा कार्य है इसका बैंकों का बैंक, बैंकर टू द बैंक्स। आरबीआई बैंकों का बैंक है, बैंकर टू द बैंक्स, सभी बैंकों का बैंक है। मतलब आरबीआई किसको पैसा देता है? बेसिकली बैंक क्या होती है, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा। बैंक जो आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर आपको लोन देते हैं, वही बैंक होते हैं। ठीक है, जो आपको लोन नहीं देता है, जैसे एलआईसी है, डज नॉट गिव यू लोन, इट मींस एलआईसी इज नॉट बैंक। ठीक है, बैंक वो है जो आपको सिक्योरिटी रखने के बाद लोन भी देगा और आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बैंक कहा जाता है। और बैंकों को पैसे देने का कार्य कौन करता है? बैंक भी यहाँ पे बहुत जरूरी होना चाहिए। जैसे बैंक भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अनुसूचित स्केड्यूल बैंक्स और गैर अनुसूचित बैंक, यानी नॉन स्केड्यूल बैंक्स। अब स्केड्यूल बैंक्स कौन सी है? स्केड्यूल बैंक्स कौन सी है और स्केड्यूल बैंक्स भारत में आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कितनी है? तो पब्लिक सेक्टर में आप देखोगे तो 12 बैंक है, और इस बजट में ये भी कहा गया था कि 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कितनी बच जाएगी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की बैंक? तो पब्लिक सेक्टर की बैंक कितनी बच जाएगी? 10। और अभी प्राइवेट सेक्टर से कितनी बैंक है? प्राइवेट सेक्टर में 22 बैंक है।
और 22 में से दो, जब ये प्राइवेट हो जाएगी तो दो जुड़ जाएगी, उसके बाद 24 हो जाएगी। इस बजट में कहा गया है कि दो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, निर्मला सीतारमण ने कहा। ठीक, तो स्केड्यूल बैंक है ये, राइट। और इसके अलावा विदेशी बैंकों का ब्रांच है भारत में, फॉरेन बैंक्स 44। ठीक है, तो ये भी भारत की स्केड्यूल बैंक है। इसको स्केड्यूल बैंक होती क्या है तो आपको जानना पड़ेगा। स्केड्यूल बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन स्केड्यूल 2 में 2 या सेकंड में है, जो स्केड्यूल नंबर सेकंड में है, और जिनकी पेड ऑफ कैपिटल नॉट लेस देन 5 लाख, जिनकी पेड ऑफ कैपिटल 5 लाख से कम नहीं है, ये सारे स्केड्यूल बैंक्स कहा जाता है। और स्केड्यूल बैंक्स को सीआरआर रखना पड़ता है आरबीआई के पास, और एसएलआर रखना पड़ता है अपने पास। याद रखिए, सीआरआर रखना पड़ता है आरबीआई के पास और एसएलआर रखना पड़ता है अपने पास। इनको जब चाहे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट पर आरबीआई लोन दे सकती है। ठीक है, इनको जब भी जरूरत होती है तब आरबीआई लोन देती है। इनको आप क्या बोलोगे? स्केड्यूल बैंक्स। जबकि नॉन स्केड्यूल बैंक्स क्या होती है? जो इनमें नहीं है, आरबीआई एक्ट 1934 स्केड्यूल नंबर 2 में वर्णित नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का पेड ऑफ कैपिटल नहीं रखना, बस इनको क्या करना पड़ता है? सीआरआर है जो आरबीआई के पास जमा नहीं करवाना पड़ता, जबकि स्केड्यूल बैंक है वो आरबीआई के पास जमा करवाती है। और इनको एसएलआर रखने की जरूरत नहीं है, और आरबीआई इनको रेपो रेट, बैंक रेट पर ही ऋण देता है। और कब देता है? जब इमरजेंसी होती है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी के टाइम नॉन स्केड्यूल बैंक को आरबीआई बैंक रेट पर लोन देती है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी की कंडीशन, that is facing contingency condition, at that time RBI will give loans to non-scheduled banks, otherwise no loans will be given to these banks, right? कोई भी किसी भी प्रकार का इनको लोन नहीं मिलेगा, बस इतना याद आपको रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रोनाउंस कर सकते हैं स्केड्यूल को, शेड्यूल भी बोलते हैं, तो कैसे भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है। ठीक है, स्केड्यूल बोलिए, शेड्यूल बोलिए, जो बोलना है बोल दीजिए। तो इस प्रकार से ये सिस्टम है। ठीक है, अब बैंकर्स, बैंकर टू द बैंक्स कैसे हुआ? देखो, बैंक की बात आई, बैंक क्या होता है मैंने बताया, और बैंकें भी दो प्रकार की होती है मैंने बता दी। बाकी बैंकिंग में और भी हम पढ़ते जाएंगे, कोई वैसे टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए, बैंकर टू द बैंक्स कैसे? बैंकर टू द बैंक्स यानी बैंकों को पैसों की जरूरत और आरबीआई ने पूरी कर दी। ठीक है, वो बैंकर टू द बैंक्स हो गया, बैंकों का बैंक। आरबीआई किसका बैंक है? बैंकों का। और किसका है? गवर्नमेंट का, सरकार का। किस गवर्नमेंट का? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का है। क्या आरबीआई नागरिकों का बैंक है, सिटीजन्स का? नो। तो सिटीजन्स का बैंक कौन सा है? कॉमर्शियल बैंक है। सिटीजन्स का बैंक कौन सा है? कॉमर्शियल बैंक है। आरबीआई अपना बैंक नहीं है, आरबीआई बैंकों का बैंक है और सरकार का बैंक है। क्या आरबीआई में आप खाता खुलवा सकते हो? जी नहीं, तो बिल्कुल नहीं खुलवा सकते। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो आरबीआई बैंकों को और सरकार को ऋण देने का काम करती है। तो जो पांचवा फंक्शन है
लास्ट रिसोर्ट टू द गवर्नमेंट, सरकार का अंतिम उपाय के रूप में कार्य करती है। सरकार का अंतिम उपाय मीन्स सरकार ने कोई राजकोषीय घाटा कर दिया, फिस्कल डेफिसिट कर दिया। सपोज लेट्स से देयर इज फिस्कल डेफिसिट and you have to finance that fiscal deficit. How would you finance it? Because you have to borrow some amount from somewhere. कहां से? फिस्कल डेफिसिट हो गया मान लो सरकार से, तो उसको फाइनेंस तो करना पड़ेगा, इसका पैसा तो भरना पड़ेगा। और इस फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका पैसा फाइनेंस करने के लिए या तो पब्लिक बोरोइंग होगी या विदेशों से ऋण लिया जाएगा, और वहां से पूरा नहीं होगा तो फाइनली आरबीआई के पास सरकार पहुंचती है कि नए नोट छापिए, या फिर आरबीआई के पास स्टॉक है वहां से पैसे दे दीजिए। तो आरबीआई क्या है? सरकार का अंतिम उपाय है, अंतिम हथियार है। जब कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं होता तो आरबीआई के पास सरकार को अंततः जाना ही पड़ेगा। फाइनली गवर्नमेंट हैज टू go to RBI to get financial assistance, right? तो ये अब छठा इसका फंक्शन है, छठा फंक्शन है इट प्रोवाइड्स लाइसेंस। RBI provides what? लाइसेंस। लाइसेंस किस प्रकार के देती है? तो लाइसेंस आरबीआई दो प्रकार का देता है, यूनिवर्सल बेस्ड लाइसेंस एंड दूसरा होता है आपका डिफरेंशिएटेड बेस्ड लाइसेंस। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, और डिफरेंशिएटेड मतलब अवैधिक, क्या बोलते हैं इसको? अवैधिक। डिफरेंशिएटेड, अवैधिक एंड सार्वभौमिक। यूनिवर्सल बेस्ड लाइसेंस किसको दिया जाता है? ठीक है, यूनिवर्सल बेस्ड लाइसेंस किसको दिया जाता है बताइए? I'm waiting for your reply. तो यूनिवर्सल बेस्ड लाइसेंस है उन बैंकों को देता है जिनकी ब्रांचेज भारत के प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक शहर में फैली हुई है और प्रत्येक बड़े कस्बे में है। उन सभी बैंकों को यूनिवर्सल बेस्ड लाइसेंस आरबीआई देती है। उनको कौन सा बैंक, आरबीआई कौन सा लाइसेंस देती है? यूनिवर्सल बेस्ड लाइसेंस। किस अधिनियम के तहत? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार इनको लाइसेंस दिया जाता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई को कौन रेगुलेट करता है तो आप बताओगे आरबीआई एक्ट 1934। जबकि दूसरी बैंकों को आरबीआई कैसे रेगुलेट करता है? वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, यूनिवर्सल बेस्ड लाइसेंस उन बैंकों को दिया जाता है जिनकी ब्रांचेस यानी शाखाएं पूरे देश में और पूरे देश के गांवों में, शहरों में, राज्यों में फैली हुई है, यानी गांव इन द सेंस बड़े गांवों में फैली हुई है, उनको यूनिवर्सल बेस्ड लाइसेंस दिया जाता है, यानी सार्वभौमिक आधार पर उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। जबकि अवैधिक लाइसेंस, डिफरेंशिएटेड बेस्ड लाइसेंस है, वो कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित बैंकों को दिया जाता है, जैसे आरआरबी है, रीजनल बैंक है, ग्रामीण बैंक हैं, ये कुछ ही क्षेत्रों तक होती है। ये इन बैंकों को किस प्रकार का लाइसेंस दिया जाता है? डिफरेंशिएटेड बेस्ड लाइसेंस। यानी कि मैं आपको बात बताऊं कि पेमेंट बैंक से आपको पता होना चाहिए देश में आज कितनी बैंक है? पेमेंट 7 पेमेंट्स बैंक है। पेमेंट्स बैंक यानी आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का जो सिस्टम है, जैसे आप पेटीएम करते हो, एयरटेल बैंक है, ये सारा
इसी के जरिए फिनो बैंक से, ये इस प्रकार से 7 बैंकें, इनको पेमेंट बैंक्स कहा जाता है, जिसके जरिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और अब ये बेसिकली शुरू की गई थी असंगठित क्षेत्र के मजदूर है जो दूसरे जगह पर जाके कमाते हैं, तो उनकी ट्रांजैक्शन में दिक्कत ना आए, उनको भी फायदा मिला। और अभी आपको पता होना चाहिए कि करंट में जो इन पेमेंट्स बैंक के साथ आप 2 लाख तक का बैलेंस रख सकते हो। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी, अब 2 लाख कर दी गई है। वर्तमान में बैलेंस की लिमिट कितनी है, यानी अपने अकाउंट में कितना डिपॉजिट रख सकते हो, 2 लाख अमाउंट, ये वर्तमान में कर दिया गया। और पेमेंट बैंक किस समिति की सिफारिशों पर शुरू किए गए, तो नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों पर इनको भारत में शुरू किया था। नचिकेत मोर समिति, नचिकेत मोर समिति की रिकमेंडेशन से भारत में भुगतान बैंकों की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में 7 भुगतान बैंक हैं, रिलायंस की, एयरटेल की, ये 7 बैंक है, फिनो बैंक है, महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक है। इस प्रकार से 7 बैंक हैं जो अभी ऑपरेशन में है। और ये क्या काम करती है, ये आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुलभ बनाती है आपके लिए, ठीक है। और ये नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों पर शुरू की गई थी और आरबीआई ने इनको 24 नवंबर 2014 को ओपन करने की परमिशन दी थी। हालांकि इनकी शुरुआत कब की गई, शुरुआत 2015 में किस बैंक के साथ, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। सबसे पहले पेमेंट बैंक कौन सा बना था, एयरटेल पेमेंट बैंक बना था, ठीक है। तो पेमेंट बैंक को किस प्रकार का लाइसेंस बनता है, मुद्दा बना ये। तो पेमेंट बैंक्स को डिफरेंशिएटेड लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। पेमेंट बैंक को डिफरेंशिएटेड लाइसेंस दिया जाता है, ओके। अब ये ध्यान में रखिए। तो आरबीआई किस प्रकार से आप लोगों को लाइसेंस देती है, ये आपने पढ़ा। ये छठा फंक्शन था, इसको हटा देता हूं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है दे कैन टेक इट, नो प्रॉब्लम, ओके। कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए अगला फंक्शन है जिसमें आरबीआई भुगतान सेटलमेंट का कार्य भी करती है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कोई भी विवाद है उसका किससे रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड। रिलेटेड टू व्हाट, बैंकिंग। कोई भी डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, उसको सेटलमेंट करने का कार्य भी आरबीआई करती है। किस एक्ट के तहत, सेटलमेंट यानी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इस अधिनियम के तहत आरबीआई भारत में कोई भी बैंक जहां पर आपका ट्रांजैक्शन आपने कर दिया है लेकिन बैंक अगर आनाकानी करती है कि आपका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उस मामले में आरबीआई पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का सहारा लगाकर उसकी जांच करेगी। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का कुछ हुआ है तो उसकी जांच पड़ताल के बाद आपको ब्यौरा दिया जाएगा कि ये हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन है। और अगला फंक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल, साख का नियंत्रण। आरबीआई क्या करती है, साख का नियंत्रण, जबकि कॉमर्शियल बैंकें क्या करती है, साख को उत्पन्न करती है। आरबीआई साख का नियंत्रण करती है, जबकि दूसरी जो कॉमर्शियल बैंकें हैं वो साख को नियंत्रित करती है। देश में अगर लिक्विडिटी बढ़ती है तो जो आपकी बैंकें हैं वही वो क्या करती
करने का, जबकि नियंत्रण पूरा किसके पास होता है? आरबीआई के पास। ठीक है, नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करती है। बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। किस एक्ट के तहत? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार ये रेगुलेट करता है। ठीक है, साख का नियंत्रण, बहुत अच्छा बात है। साख का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट मतलब आप किसी से उधार लेते हो और कितना जल्दी उसको चुकाने की क्षमता रखते हो, उसी को क्रेडिट कहा जाता है। लेकिन कई बार आप पैसे को भी क्रेडिट कह सकते हैं कि किसी चीज आपने पैसे उधार लिए और उसको कितना शीघ्र आप चुका पा रहे हो, दैट इज क्रेडिट। किस बंदे की बहुत साख है, साख मतलब इसमें रीपेमेंट करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, राइट? तो क्रेडिट कंट्रोल करता है आरबीआई, और आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल किस विधियों से करता है? बहुत बड़ा टॉपिक है, हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो दो विधियों से आरबीआई क्रेडिट का कंट्रोल करता है, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। देखिए, क्वांटिटेटिव को आप जनरल मेथड भी कह सकते हैं, जनरल अप्रोच या मेथड। क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है मात्रात्मक विधियां, जबकि ये होती है गुणात्मक या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मेथड्स या गुणात्मक विधियां। देखिए, मात्रात्मक क्या होती है और गुणात्मक क्या होती है? मात्रात्मक मतलब आप देश में, मान लो इकोनॉमी में आप लोग हो जो खर्चा कर रहे हो, और आप 1000 रुपए खर्चा कर रहे थे, मैंने कहा 1000 रुपए खर्चा मत करो, आपने 500 करो, 500 मुझे दे दो, तो मैंने मात्रा आपकी कम कर दी, खर्चा कर दी थी। ठीक है, ये मात्रात्मक। गुणात्मक मतलब आप खर्चा कर रहे हो 1000 का डेली, और मैंने आपको बोल दिया कि आपको कसम है खर्चा कर दिया, तो ये गुणात्मक एक गुण के हिसाब से, और मैंने या फिर आपको बता दिया है कि खर्चा नहीं करना है। और मात्रात्मक मतलब मैंने मात्रा आपसे छीन ली है, तो मात्रात्मक कमी आ गई। गुणात्मक मतलब मैंने आपको बोल कर कहा है, आप पर मोरल सुएशन बनाया, नैतिक दबाव बनाया कि ऐसा मत कीजिएगा, काहे ऐसा कर रहे हो, है ना? तो ये बात है। अब देखिए, मात्रात्मक विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम पढ़ेंगे, वो क्या होती है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सबका हिंदी में भी बताऊंगा, कैश रिजर्व रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, अगला है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एंड अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुला बाजार की ऋण। ये चीजें होती है मात्रात्मक, ये क्वांटिटेटिव मेथड्स। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट यानी रेपो दर। रेपो शब्द रीपरचेज से आया, रीपरचेज यानी पुनः खरीदना, दोबारा खरीदना, रीपरचेज से लिया गया है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट यानी विपरीत रेपो दर, रेपो दर। बैंक रेट का अर्थ होता है बैंक दर। बैंक दर को आप रीड
डिस्काउंट रेट भी कहते हैं पुनर्बट्टा दर। बैंक दर, री डिस्काउंट रेट यानी बैंक दर या पुनर्बट्टा दर, ये कह सकते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी सांवैधिक तरलता अनुपात। संवैधानिक और सांवैधिक में अंतर क्या है? सांवैधिक तरलता अनुपात। कैश रिजर्व रेशियो यानी नकदी आरक्षित अनुपात। एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो यानी सीमांत खड़ी या स्थिर सुविधा दर। एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी तरलता समायोजन सुविधा। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुला बाजार की रियायत। ये चीजें, ये है आपकी मात्रात्मक विधियां। तो दूसरी है गुणात्मक विधियां, ठीक है। ये है आपकी गुणात्मक विधियां। तो गुणात्मक में हम क्या पढ़ेंगे? गुणात्मक विधियों में हम पढ़ेंगे मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स यानी सीमांत आवश्यकताएं, मॉरल सुएशन यानी नैतिक दबाव, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल यानी चयनित साख नियंत्रण। और चौथा फंक्शन है वो है डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल। यानी प्रत्यक्ष साख नियंत्रण। और पांचवा जो है वो है रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट का राशनिंग करना, ये इतना आप लिख दीजिए।